जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। सो गाइज, हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली हमारी हेल्थ सिस्टम से जुड़ा है। इसका रिलेशन है मेडिसिन के एक्सेस से, यानी कि मेडिसिन की उपलब्धि से, स्पेशली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में। आज के टाइम में मेडिसिन का एक्सेस सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं बल्कि एक ग्लोबल चैलेंज बन गया है। तो हम डिस्कस करेंगे ब्रिजिंग मेडिसिन एक्सेस गैप और कैसे ये गैप हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में हेल्थ रिजल्ट्स पर इंपैक्ट डाल सकेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस टू मेडिसिन फाउंडेशन की। 2024 की इसकी रिपोर्ट में कुछ चीजें सामने आती हैं। ये रिपोर्ट हर साल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रयासों का आकलन करती है कि किस प्रकार से दवाई बनाने वाली जो कंपनी है वो कितनी मेहनत कर रही है दवाइयों को हर एक इंसान तक पहुंचाने के लिए। अब ये मेडिसिन को लो और मिडिल इनकम कंट्रीज तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। इस साल नोवार्टिस एजी, जो कि एक स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसने पहली बार ब्रिटेन की एक कंपनी को पीछे छोड़ दिया और फर्स्ट रैंक हासिल करी। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस 2022 के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। यह रिपोर्ट कुछ मेजर चुनौतियों को हाईलाइट करती है। सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स की कमी है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब जो भी दवाइयों के ट्रायल्स वगैरह जो होते हैं लोगों पर जो किए जाते हैं, उसकी कमी है। इसका मतलब है कि बहुत सी इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स वहां के पेशेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। और यह भी कहा गया है कि जो बीमारियां लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा इफेक्ट करती हैं, उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कम हो रहा है। यह बहुत बड़ा इशू है गाइस। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज दुनिया की 80% पॉपुलेशन को होस्ट करती हैं, लेकिन वहां सिर्फ 43% क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। इसका मतलब है कि जो नए ट्रीटमेंट थेरेपीज हैं उनसे बहुत से लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं। ये डिस्पैरिटी एक कंटिन्यूअस निग्लेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है ग्लोबल हेल्थ रिसर्च में, जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के हेल्थ नीड्स को इग्नोर कर रही है। कुल मिलाकर पूरी चीज जो हमने देखी है कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर दवाइयों के इनोवेशन पर काम नहीं हो रहा है, दवाइयों की बेटर टेस्टिंग नहीं हो रही है, बेटर ट्रायल जो है वो नहीं हो रहा है। इसके चलते काफी सारी बीमारियों से रिलेटेड दवाइयां जो है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में बन नहीं पा रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस गैप की। अभी भी 61% प्रोडक्ट्स जो आकलन किए गए हैं उनमें लो इनकम कंट्रीज के लिए एक्सेस स्ट्रेटेजी नहीं है। यानी कि सोचो आप कि 61 ऐसी मेडिसिन, 61% 100 में से 60 या 61 ऐसी मेडिसिन हम लोग को देखने को मिल रही हैं जो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये एक छोटी इंप्रूवमेंट जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इंप्रूवमेंट कैसे हुआ कि इन्होंने हल्का फुल्का पहले के कंपैरिजन में एक्सेस गैप को कम किया है, बट फिर भी ये और भी काफी सारी चीजें काम करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एक बड़ा इशू है। वॉलेंट्री लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी भी बस ब्राजील, चाइना और इंडिया तक ही लिमिटेड है, जबकि सब सहारन अफ्रीका जैसे क्षेत्रों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर हम इन क्षेत्र में लोकल फार्मास्यूटिकल कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करें तो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। वहां पर लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा मेडिसिन बनाने के लिए, ये मेन वो चीज है। अगर हम बात करें बीमारियों की जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं, जैसे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, तो आजकल उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिक्लाइन हो रहा है। ये ट्रेंड भी इस क्षेत्र में बीमारियों को टैकल करने के प्रयास को कमजोर कर रहा है।
लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में मेडिसिन का एक्सेस यानी कि मेडिसिन की पहुंच के कई चैलेंजेस हैं। एक तरफ तो इकोनॉमिक बैरियर्स भी है, जैसे भाई हाई कॉस्ट पेटेंट ड्रग्स का हम लोग को देखने को मिलता है, भाई बहुत महंगी दवाइयां होती हैं। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, जैसे रोड और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन को ये सब चीज़ें जो है वो डिसरप्ट कर देती हैं। और सबसे ज़्यादा काउंटरफीट मेडिसिन मतलब नकली दवाइयाँ, इनका इशू भी है, जो पेशेंट की सेफ्टी को जो है वो और खतरे में डाल देता है। तो इस सब का सल्यूशन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमें सस्ती और हाई क्वालिटी मेडिसिन की आवश्यकता है। ये मेडिसिन डायग्नोस्टिक्स और वैक्सीन प्रिवेंटेबल मॉर्टेलिटी को कम करेंगी। 86% जो मृत्यु होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण, तो वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ही हो रही हैं। तो उसको जो है वो कम करना जरूरी है, और वो पॉसिबल तब हो पाएगा जब हम बेटर तरीके से सब चीजों पर काम करेंगे, एक बेटर स्ट्रेटजीज बनाएंगे। लोकल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना बहुत जरूरी है, ये आप मेंस में लिखेंगे। इससे हम इंपोर्ट्स पर कम डिपेंड करेंगे और एसेंशियल मेडिसिन यानी कि जो बहुत ही जरूरी मेडिसिन है उसका रिलायबल सप्लाई जो है वो इंश्योर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की जो हमारे लिए काफी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले रीजनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन हब एस्टैब्लिश करना है, यानी कि उस क्षेत्र में दवाइयों का हब बनाना है, दवाई प्रोडक्शन करने का, मैन्युफैक्चर करने का। जैसे अफ्रीकन यूनियन का इनिशिएटिव है कि 2040 तक अफ्रीका अपनी वैक्सीन नीड्स का 60% खुद मीट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि अफ्रीका 2040 तक खुद अपनी वैक्सीन की जरूरतों को खुद से पूरा करेगा। यह इनिशिएटिव आत्मनिर्भरता को बूस्ट करेगा। दूसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, स्पेशली उन बीमारियों पर जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट करती हैं। और फाइनली, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज जैसे टेलीमेडिसिन और वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म्स को एक्सपेंड करना भी काफी जरूरी है, जो हेल्थ केयर एक्सेस को इंप्रूव करेंगे। सो गाइज, ये हमने एक टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस किया कि किस प्रकार से मेडिसिन की जो पहुंच है उसमें जो गैप है वो कितना बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, और हमने कुछ सॉल्यूशंस भी जो है वो डिस्कस किए। तो होपफुली ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आया होगा। अब गाइज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अपडेट के बारे में, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रीसेंट न्यूज में आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज को उनके इन्वेस्टमेंट्स को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करने की परमिशन देता है। यानी कि एक नई गाइडलाइन आई है आरबीआई की तरफ से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफपीआई को एफडीआई में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कब? जब उनका इक्विटी स्टेक यानी कि उनका जो शेयर है वो एक सर्टेन लिमिट क्रॉस करता है। तो आओ इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये अपडेट क्या है। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस जारी की है उनके अकॉर्डिंग अगर कोई एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एक लिस्टेड कंपनी में 10% से ज्यादा इक्विटी स्टेक होल्ड करता है, यानी कि किसी कंपनी में उसके 10% से ज्यादा शेयर हैं, तो उसे अपनी होल्डिंग या तो बेचनी पड़ेगी या फिर एफडीआई में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और यह प्रोसेस 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर कंप्लीट करना होगा, यानी कि 5 दिन के टाइम पीरियड में अगर जिसका भी कंपनी के अंदर शेयर 10% या उससे ज्यादा हो रहा है तो उस व्यक्ति को उसे एफडीआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एफपीआई से एफडीआई कन्वर्जन का प्रोसेस सेबी के लेटेस्ट अपडेट, क्या मुझे आप सेबी SEBI का फुल फॉर्म बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे? तो सेबी के लेटेस्ट अपडेट के साथ अलाइन करता है। एफपीआई इन्वेस्टर को इंश्योर करना होगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर हो, यानी कि प्रॉपर लीगल कानूनी तरीके से हो। अब लेट्स ब्रेक डाउन द फ्रेमवर्क, क्योंकि अभी भी मुझे पता है कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, बट इस टॉपिक के एंड तक आई गारंटी कि आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो ध्यान से सुनना। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, अगर उसके पास किसी लिस्टेड कंपनी में 10% या उससे ज्यादा का इक्विटी स्टेक है यानी कि शेयर्स है, तो उसको
5 दिन के अंदर अंदर अपने एफपीआई को एफडीआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आ गई है गाइडलाइन। तो एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जब अपनी 10% इक्विटी लिमिट क्रॉस कर लेता है किसी लिस्टेड कंपनी में, तो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट को एफडीआई में कन्वर्ट करने के लिए 5 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अब ये होता क्या है, अब ये समझ लो। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करना, यानी कि कोई फॉरेन में बैठा हुआ व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है ना। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब इसमें फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली किसी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं और उन्हें मैनेजमेंट में रोल मिलता है, राइट। यानी कि किसी फॉरेन की कंपनी ने इंडिया की किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और फिर उसको वो मैनेज करेगी, कोई ना कोई उसको ऑपरेशन वो हैंडल करेगी। तो एफडीआई में फॉरेन कंपनी किसी कंपनी में सब्सटेंशियल स्टेक एक्वायर करती है और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है। जब एफपीआई 10% लिमिट क्रॉस करता है तो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट को एफडीआई में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन ये कन्वर्जन सिर्फ उन सेक्टर में अलाउड है जहां एफडीआई परमिटेड है। यानी कि अब ये चीज भी ध्यान में रखना कि ये 10% के ऊपर की जो अब थ्रेशोल्ड लिमिट जो लगा दी है ना आरबीआई ने, ये सिर्फ उन्हीं सेक्टर के लिए अलाउड है जिन सेक्टर में एफडीआई है। सो ये प्रोसेस एकदम सिंपल है। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट को एफडीआई में कन्वर्ट करना है तो उन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, स्पेशली अगर इन्वेस्टमेंट लैंड बॉर्डर कंट्रीज से हो, राइट। परमिशन कब लेनी पड़ेगी, जब हमारी बाउंड्री वाली कंट्रीज के साथ, यानी कि हम जिस कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वहां का अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहां पर एफडीआई करना चाह रहा है तो उसको तो परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम कड़ी निगरानी रखते हैं ना कि कहीं इसके पीछे कोई स्मगलिंग का इरादा तो नहीं है। जैसे चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, यहां से आई हुई इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफिक क्लियरेंस चाहिए होता है, यह इंश्योर करने के लिए कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रही है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्टोरल रिस्ट्रिक्शंस। एफपीआई टू एफडीआई कन्वर्जन उन सेक्टर में उन सेक्टर में अलाउड नहीं है जहां एफडीआई ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे गैमलिंग, चिट फंड, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन। इन सेक्टर में एफडीआई रिस्ट्रिक्टेड है, इन सेक्टर में आप जो है वो कन्वर्जन नहीं कर सकते। ये पॉलिसी इंडिया की ओवरऑल एफडीआई स्ट्रेटेजी के साथ लिंक्ड है, जो सेंसिटिव सेक्टर्स को फॉरेन कंट्रोल से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। अब एफपीआई और एफडीआई के बीच में आपको डिफरेंस तो ऑलरेडी पता लग ही गया है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। एफपीआई मतलब, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, कि स्टॉक्स में यानी कि किसी कंपनी के शेयर को खरीदना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि किसी कंपनी के शेयर को खरीदना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करेगी और उसमें ओनरशिप, कंट्रोल, एक्टिव रोल जो है वो रखेगी, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। तो एफडीआई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होता है, जबकि एफपीआई शॉर्ट टर्म मार्केट रिटर्न्स के लिए होता है। तो आरबीआई का ये नया फ्रेमवर्क का एम है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो और बेहतर बनाना, ताकि इन्वेस्टर को क्लैरिटी मिले और रूल्स रेगुलेशंस भी प्रॉपरली फॉलो हों। ये मूव नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हुए स्टेबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। तो ये थी एक डिटेल्ड एनालिसिस एफपीआई टू एफडीआई कन्वर्जन के प्रोसेस की, जिसके बारे में आपको एक छोटी सी गाइडलाइन जो है वो पता होनी चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हो आपकी कितने % पर एफपीआई जो है वो एफडीआई में कन्वर्ट होगी और कितने दिन के अंदर कन्वर्ट करने का प्रोसीजर है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। अब गाइज हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्ट्रेंथनिंग इंडिया कैरीकॉम टाइज, जो कि 2024 में सेकेंड इंडिया कैरीकॉम समिट के दौरान डिस्कस किया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समिट की मेन न्यूज़ के बारे में। तो 20 नवंबर 2024 को इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ग्रेनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जॉर्ज टाउन, गुयाना में इंडिया कैरीकॉम समिट को होस्ट किया। इस समिट में इंडिया ने अपना 7 पॉइंट कोऑपरेशन प्लान अनाउंस किया, जिसमें इंपॉर्टेंट एरियाज थे एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, मैरीटाइम सिक्योरिटी और भी काफी कुछ।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इस दौरान गुयाना और बारबाडोस से प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं, जो कि इंडिया और कैरिकॉम के बीच एक बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो 7 पिलर जो कॉपरेशन के हैं उसकी अगर बात करें, जो इंडिया और कैरिकॉम के रिलेशंस को और मजबूत बना रहा है, तो पहला है कैपेसिटी बिल्डिंग। इंडिया ने कैरिकॉम नेशंस के लिए एडिशनल 1000 ITEC स्लॉट्स अनाउंस किए हैं, जो कि एजुकेशन और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करेगा। एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया ने अपने एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रोन्स, डिजिटल फार्मिंग और सॉइल टेस्टिंग टेक्निक्स जो है वो इंडिया इन कंट्रीज के साथ शेयर करेगा, जो कि फूड सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको टैकल करने में हेल्प करेगा। मोदी जी ने कैरिकॉम कंट्रीज को इनकरेज किया कि पूरे दुनिया भर के इनिशिएटिव्स जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कोलैबोरेट करें। कैरिकॉम कंट्रीज यहां पर कोलैबोरेट करें ताकि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को टैकल किया जा सके। फिर हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिजी लॉकर, यूपीआई, इसको कैरिकॉम कंट्रीज के लिए ऑफर किया। कैरिकॉम कंट्रीज को बोला कि भाई आप भी जो है वो ये हमारी यूपीआई एप्लीकेशन लो, हमारा डिजिटल लॉकर अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करो, ताकि आप और बेहतर तरीके से शासन कर पाओ और पब्लिक सर्विसेज को बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाओ। इंडिया ने प्रपोज किया कि कैरिकॉम कंट्रीज में डेज ऑफ इंडियन कल्चर ऑर्गेनाइज किया जाए और यंग वुमेन क्रिकेटर्स को क्रिकेट ट्रेनिंग दी जाए। इंडिया ने मैरीटाइम डोमेन मैपिंग और हाइड्रोग्राफी में असिस्टेंस देने की बात करी। इंडिया ने बोला कि कैरिकॉम कंट्री से कि भाई हम आपको जो है वो हेल्प करेंगे, किसमें? समुद्री क्षेत्रों में, यानी कि जितने भी आपके समुद्री क्षेत्र हैं उस एरिया में हम आपकी हेल्प करेंगे। किस तरीके से? उसको मैप करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में। तो कैरिबियन सी की ओशियन इकोनॉमी इससे बूस्ट होगी, राइट। फिर मेडिसिन और हेल्थ केयर की बात करें तो इंडिया ने अपनी सस्ती हेल्थ केयर मॉडल जन औषधि केंद्र को ऑफर किया और योगा एक्सपर्ट्स को कैरिकॉम नेशंस भेजने की बात करी कि हम अपनी यहां से योगा एक्सपर्ट जो है वो आपके यहां भेजेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समिट में डिस्कस किया वो था क्लाइमेट जस्टिस, राइट, जलवायु न्याय। सो कैरिकॉम लीडर्स ने इंडिया की क्लाइमेट जस्टिस के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड को अप्रिशिएट किया। इंडिया को बोला उन्होंने कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, जिसको हम लोग SIDS कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो ये हम लोग को द्वीप आइलैंड जो देखने को मिलते हैं ना, इनको सबसे ज्यादा नुकसान है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि टेम्परेचर लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है आइस शीट्स ग्लेशियर के मेल्ट होने के कारण। तो क्या होगा? सबसे पहले चपेट में ये छोटे आइलैंड्स आएंगे, ये पानी के नीचे जो है वो डूब जाएंगे। तो इन्हीं छोटे आइलैंड्स ने, कैरिबियन सी जहां पर है, वहां पर जो आइलैंड कंट्रीज है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इंडिया को कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी ने अपनी स्पीच में इंडिया की लीडरशिप को भी हाईलाइट किया, स्पेशली ग्लोबल साउथ की चिंताएं, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की चिंताएं, उसको एड्रेस करने की बात करी। इंडिया ने कहा कि पूरे दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन को सुधार करना होगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज के फायदे की बात जो है वो की जा सके। इंडिया और कैरिकॉम के रिलेशंस जो है उसकी बात करें गाइस तो ये काफी स्ट्रांग है। ये पार्टनरशिप 2003 में शुरू हुई जब इंडिया का डेलीगेशन कैरिकॉम नेशंस विजिट करने गया। फिर 2019 में पहला इंडिया कैरिकॉम समिट हुआ जब इंडिया ने $14 मिलियन के ग्रांट्स और $150 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो अनाउंस की थी, जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए थी। इंडिया कैरिकॉम को अपनी स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर मानता है, जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। यानी कि हम जो है वो कैरिबियन सी के नजदीक, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास अपने प्रेजेंस जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। इंडिया और कैरिकॉम काफी सारे मुद्दों पर अपनी मतलब चीजें शेयर करते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, रिन्यूएबल एनर्जी, पब्लिक हेल्थ को एड्रेस करना, इश्यूज को, मतलब तो ये चीज। तो इंडिया का सपोर्ट कैरिकॉम कंट्रीज के लिए एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे एरिया में है। इंडिया की डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जैसे कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन और कोविन प्लेटफॉर्म, ये कैरिकॉम कंट्रीज के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं,
स्पेशली क्लाइमेट इंड्यूस्ड हेल्थ क्राइसिस के बाद, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो ये हेल्थ में, स्वास्थ्य में जो इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको टैकल करने में इंडिया की ये सब चीजें जो है, हेल्थ केयर की चीजें, ये काफी हेल्प करेंगी कैरिकॉम कंट्रीज को। आने वाले समय में इंडिया और कैरिकॉम के बीच कॉपरेशन और भी स्ट्रांग होने वाला है, राइट। इनके संबंध और बेटर होंगे क्योंकि नेक्स्ट इंडिया कैरिकॉम समिट इंडिया में होने वाली है, तो ये फैक्ट याद रखना। और इंडिया ने क्लाइमेट रेजिलियंस और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने का अपना कमिटमेंट दिखाया है, जो बायलैटरल टाइज को और मजबूत बनाएगा और डीप करेगा। तो ये थी गाइस एक बेसिकली दूसरे इंडिया कैरिकॉम समिट की न्यूज। और ये समिट इंडिया और कैरिकॉम कंट्रीज के बीच में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करेंगी, और इंडिया की लीडरशिप जो है और ग्लोबल इनिशिएटिव कैरिकॉम के डेवलपमेंट नीड्स को एड्रेस करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से जो है वो क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो गाइस, ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक है, ब्रिजिंग एडाप्टेशन गैप्स। तो ये क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक है, और ये स्पेशली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रीसेंट रिपोर्ट के बारे में है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के 2024 की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें एक अर्जेंट कॉल दिया गया है दुनिया भर में एडाप्टेशन एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए। एडाप्टेशन एफर्ट मतलब कि क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसके अनुकूल हम बन पाए, उसके रेजिलिएंट हम बन पाए, कि क्लाइमेट चेंज का अफेक्ट हमें ना पड़े, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ हम अपने आप को अडॉप्ट करने के प्रयास करें। अब इस रिपोर्ट का नाम है एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024, कम हेल एंड हाई वाटर। मेन चिंता इस रिपोर्ट की यह है कि अगर हमें अपनी एडाप्टेशन एफर्ट्स को सीरियसली नहीं लिया तो डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। यह रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के आने से पहले आई है, जो यूएनएफसीसीसी के अंडर एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। अब हम बात करते हैं एडाप्टेशन फाइनेंस की। यहां एक बहुत बड़ा गैप है, जो क्लाइमेट एडाप्टेशन के लिए फंड चाहिए और जो अभी अवेलेबल है उसमें काफी फर्क है। बात समझना, 28 बिलियन यूएस डॉलर वर्सेस 387 बिलियन यूएस डॉलर। 2022 में सिर्फ 28 बिलियन फंड्स दिए गए थे, जबकि हर साल 2030 तक 387 बिलियन डॉलर्स की आवश्यकता है। तो सोचो कितना बड़ा फंडिंग का गैप है। दूसरा, ग्लासगो क्लाइमेट का पैक्ट, इसके हिसाब से 2025 तक यह अमाउंट 38 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचा दिया जाएगा, पर इसे सिर्फ 5% गैप ही रिड्यूस होगा। ज्यादा फंड्स लोन के रूप में दिए जा रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर लोन का एक बर्डन बढ़ा रहे हैं। तो यह गैप हमारे लिए एक सीरियस इशू है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए नए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता है, जैसे कि रेजिलियंस बॉन्ड्स और डेट फॉर एडाप्टेशन स्वैप्स। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट्स पर, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज पर, जो सबसे ज्यादा पड़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की 2024 की एमिशन गैप रिपोर्ट कहती है कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लिया तो पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर 2100 तक 2.6 डिग्री सेल्सियस से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यह पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को भी क्रॉस कर जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज जो कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं, उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। वहां पर बाढ़, तूफान, सूखा पड़ना, ऐसी चीजों की वजह से उनकी इकोनॉमी और सोसाइटी बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है। इस सिचुएशन में एडाप्टेशन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन उन्हें नेसेसरी फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज की रेजिलियंस को इंप्रूव कर सकें। क्योंकि देखो यार, जलवायु परिवर्तन से लड़ना है तो पैसा तो चाहिए बाबा, और पैसा ये डेवलप कंट्रीज दे नहीं रही हैं। तो सबसे बड़ा इशू यही है। और देखो कितना गैप है, तो वो गैप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऐसे आंकड़े, मैं हमेशा बोलता हूं आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते,
बट कुछ कुछ आंकड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 28 बिलियन वर्सेस 387 बिलियन मेंशन कर सकते हो कि 2030 तक हर साल 387 बिलियन की जरूरत है, बट आ रहे हैं सिर्फ 28 बिलियन डॉलर। अब बात करते हैं नेशनल एडॉप्शन प्लान्स की। तो ये प्लान कंट्रीज की क्लाइमेट रेजिलियंस को इंप्रूव करते हैं। 171 कंट्रीज ने अपनी एडाप्टेशन पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं, पर 26 कंट्रीज अभी भी इस तरीके के फ्रेमवर्क से काफी दूर हैं। यूएई ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में अपना फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें एग्रीकल्चर, वाटर और हेल्थ सेक्टर को कवर किया गया है। लेकिन इन सब फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट करने में काफी चुनौतियां हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल नहीं हो पा रहे विदाउट कंटिन्यूअस फंडिंग। तो मेन इशू है क्लाइमेट रेजिलिएंट एडाप्ट करने का, एडाप्टेशन का, वो है फंड। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एडाप्टेशन के कंसेप्ट की, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने हाईलाइट किया। क्या? ट्रांसफॉर्मेशनल एडाप्टेशन हमें शॉर्ट टर्म और रिएक्टिव मेजर्स से शिफ्ट करके लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक मेजर की तरफ मूव करना होगा। इन्होंने पहला पॉइंट तो ये बोला कि अपनी अप्रोच आप चेंज करो। आप ये जो शॉर्ट टर्म चीजों पर काम कर रहे हो और जो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो एक्शन आया उसका आप रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्टिव मेजर्स ले रहे हो, तो वो बंद करो। आप प्रॉपर प्लान बनाओ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ और उस पर चलो। दूसरा, ये एडाप्टेशन सिर्फ थोड़ी सी एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स में एक बड़ा चेंज की डिमांड करता है कि सोसाइटी में एक बड़ा चेंज लाना पड़ेगा। लोगों को जो है वो सीरियसली समझना पड़ेगा जलवायु परिवर्तन के नुकसान के बारे में। ये पर्टिकुलरली ये जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे इसमें कुछ सेक्टर्स आते हैं जहां पर फाइनेंस काफी डिफिकल्ट होते हैं, पर लॉन्ग टर्म रेजिलियंस के लिए बहुत जरूरी है। मतलब फॉर एग्जांपल पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन करना, राइट, रिसाइकलिंग पर फोकस करना, ये इस पर ज्यादा लोग अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना, जो इकोसिस्टम को बचाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो एडाप्टेशन फाइनेंसिंग में काफी चुनौतियां हैं। डेवलप कंट्रीज ने जो प्रॉमिस किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। 2020 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर एनुअल एडाप्टेशन फंडिंग का प्रॉमिस किया गया था, पर वो पूरा नहीं हो पाया। ज्यादा फाइनेंसिंग लोन के रूप में आती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बर्डन बन गई है। प्राइवेट सेक्टर को भी एडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करना जरूरी है, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज जैसे अंडर फंडेड सेक्टर्स में। तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 में अर्जेंट एक्शन की जरूरत है ताकि एडाप्टेशन फाइनेंस को स्केल अप किया जा सके, क्योंकि मेन इशू फंडिंग का है। गवर्नमेंट को अपनी नेशनल प्लानिंग में एडाप्टेशन मेजर्स को इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि अपनी जो भी नेशनल लेवल पर सरकार प्लानिंग कर रही है तो उसमें ये जो ऐसी चीजें लानी पड़ेगी कि हम जलवायु के अनुकूल जो है वो बन सके, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल। ठीक है, फिर ग्लोबल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में सुधार लाना पड़ेगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को टाइमली जो है वो सपोर्ट मिल सके। तो इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने से हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एडाप्टेशन सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये थी गाइज एक डिटेल एनालिसिस इस रिपोर्ट से रिलेटेड। अब मुझे आप क्या बताओगे कि एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 कम हेल एंड हाई वाटर, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जो है वो जारी की गई है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अब गाइस बात होगी गुरु तेज बहादुर जी के बारे में, जो सिख धर्म के 9th गुरु थे। तो इनके बारे में हम बात करें तो इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े योगदान दिए और उनका सबसे बड़ा योगदान था अपनी जान देना, ताकि दूसरे लोग अपने धर्म को अपने हिसाब से फॉलो कर सकें। गुरु तेज बहादुर ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी, जो आज भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्या मुझे बता सकते हो आनंदपुर साहिब का एक्चुअल नाम जो है वो आज की डेट में क्या है, किस नाम से हम उसको जानते हैं? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के लिए लगभग 700
हिम भी दिए, यानी कि 700 स्रोत जो आज भी हमारे लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अब बात करते हैं 24 नवंबर की। ये उनको मतलब उनका वीर गति का दिन होता है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जान कुर्बान की थी, लेकिन अपने धार्मिक आज़ादी के लिए। जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी हुकूमत में लोगों पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला था। औरंगजेब के काल में जब हिंदुओं पर अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम अपनाने का दबाव दिया गया, तो गुरु तेग बहादुर ने इसके विरोध में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा था, मैं अपने धर्म के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन किसी और का धर्म नहीं बदलने दूंगा। गुरु तेग बहादुर जी का यह बलिदान सिर्फ सिख धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए था। उनका ये कठिन फैसला हमको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि जब जरूरत हो अपने धार्मिक और मानवीय अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। तो जब भी जरूरत पड़े तो खड़ा होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों, गुरु तेग बहादुर ने सिर्फ अपने समय में नहीं, बल्कि आज भी हमें धार्मिक एकता और इंसानियत के लिए काम करने की प्रेरणा दी है। उनके बलिदान हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने धर्म को अपनी मर्जी से फॉलो कर सकते हैं, बिना किसी दबाव के या डर के। तो गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड ये टॉपिक था गाइस, छोटा सा। मैंने आपको 2-3-4 पॉइंट्स बताए हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अब हम बात करेंगे गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, जिसे प्लेटेंस्टा गैंगेटिका भी कहा जाता है, इंडिया की एक खास फ्रेश वाटर प्रजाति है। ये डॉल्फिन्स हमारी गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदी में पाई जाती है। आपको ये जान के थोड़ा शॉक हो सकता है, पर ये डॉल्फिन्स एक ब्लाइंड प्रजाति हैं। हाँ, ये डॉल्फिन्स अपनी आंखों से देख नहीं सकती गाइस। ये अपने सराउंडिंग को समझने के लिए एकोलोकेशन, ECHOLOCATION, एकोलोकेशन, इसका यूज करती हैं। और ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं उसकी कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में, यानी कि संरक्षण के स्टेटस के बारे में। तो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है, उनको IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब यह है कि यह प्रजाति बहुत ही एंडेंजर्ड है, और अगर हम इसका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो यह लुप्त हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। और इस डॉल्फिन को CITES यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके अपेंडिक्स 1 में लिस्ट किया गया है। यानी इस डॉल्फिन का इलीगल ट्रेड भी बैंड है, मतलब आप इसको ट्रेड या हंट नहीं कर सकते। आपको यह भी पता होना चाहिए कि गैंगेटिक डॉल्फिन को हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में भी लिस्ट किया गया है। और यह कानून के अकॉर्डिंग इस डॉल्फिन को हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब कोई भी इलीगल एक्टिविटी, हंटिंग या डिस्टर्बेंस इसके हैबिटेट में बिल्कुल अलाउड नहीं है। और अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो रिसेंटली 2024 में पटना, बिहार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शुरू किया गया है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। यह सेंटर स्पेशली गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की रिसर्च और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए तैयार किया गया है। और डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाएगा इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू। उनके हैबिटेट यानी कि जिस जगह पर वो रहती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो सिर्फ एक डॉल्फिन ही मात्र नहीं है, ये हमारी रिवर की इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डॉल्फिन हमारी नदियों की हेल्थ इंडिकेटर्स है। अगर डॉल्फिन हेल्दी है तो उसका मतलब ये है कि नदी जो है वो हेल्दी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। अब एक मेंस का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि गैंगेटिक डॉल्फिन जिसके बारे में हमने अभी बात करी, तो उनको किस किस चीज़ों से आज की डेट में परेशानी है। तो मैं चाहूँगा इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचें, दिमाग लगाएं, और बहुत ईजी है। आपको 5 पॉइंट्स बस लिखने हैं कि क्या क्या कारण है जिसके चलते हमारी डॉल्फिन्स को आज की डेट में खतरा है। तो वो कारण जो है वो आप डालना। पहले तो डॉल्फिन्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया वो आप मेंशन कर देना। फिर क्या क्या चुनौतियाँ फेस कर रही हैं इंडिया के अंदर डॉल्फिन्स, वो डाल देना। और फिर इंडिया के अंदर डॉल्फिन्स के प्रोटेक्शन को लेकर क्या चुनौतियाँ हैं तो वो भी डाल देना।
फिर आप ये नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में थोड़ी सी 2-3 4 पॉइंट जो है वो मेंशन कर देना। और ये भी मेंशन करना है कि कैसे हम इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं एंड में, कंक्लूड करके फिर एंड कर देना आंसर को। तो ट्राई करो 120 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखने की।